श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज डेविल मेरा प्यार एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 25 to 30 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। असद ने अपनी बात को जारी रखते हुए दुआ को सारी बातें बता दी। वो लोग कैसे दुआ को पढ़ाई में सपोर्ट करने वाले हैं। मन्नत और असद खड़े हुए और जाते हुए रुककर बोले, सुबह तुम हमें सोचकर बता देना कि तुम क्या चाहती हो। दुआ ने धीरे से सर हाँ में हिलाया। दोनों के जाने के बाद दुआ ने खुद से ही कहा, शादी? सीरियसली शादी? वो भी इतनी जल्दी? अभी तो हम 20 साल के ही है। असद ने दुआ की तस्वीर को देखते हुए कहा, हमारी दुआ छोटी से कब बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला। मन्नत माँ बाप को कहाँ पता चलता है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। वो तो ये रिश्तेदार होते हैं जो ये बात हमारे कानों में डालते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं। मन्नत ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या अरमान तुम्हें दुआ के लिए सही मैच लगता है? असद ने पूछा। तो मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हमें अरमान दुआ के लिए पसंद है। परिवार भी देखा सुना है और सबसे बड़ी बात वो दुआ के अतीत को जानते हैं। वो अतीत जिससे दुआ आज तक खुद अनजान है। जैसे ही मन्नत ने ये कहा, असद के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने थोड़ा गुस्से से कहा, आज तुमने ये बात कही है, याद रखना मन्नत, दोबारा ये बात तुम्हारे जहन में भी ना आए। मन्नत ने असद के चेहरे के बदले भाव को देखा और खामोशी से सर हाँ में हिला दिया। दुआ की आंखों की आज नींद गायब थी। वो बार बार यही सोच रही थी, सुबह वो क्या कहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ शौर्य के लिए भी ये रात काटना बहुत मुश्किल था। वो कल सुबह का इंतजार कर रहा था। अगला दिन दुआ रेडी होकर नीचे आई। दुआ ने अपने अम्मी अब्बू की सवालिया नजरों को देखा जो उससे कल रात के सवाल का जवाब मांग रहे थे। दुआ ने सर झुकाए ही कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं, कैंटीन में नाश्ता कर लेंगे। बोलते हुए दुआ थोड़ा रुकी, फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, आप हमारे लिए जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है। अपनी बात कहकर दुआ ने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए तो मन्नत ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा क्या तुम आज भी छुट्टी ले सकती हो ऑफिस से? मन्नत की बात सुनकर दुआ पीछे मुड़ी और हैरानी से उन्हें देखने लगी। मन्नत ने बात को जारी रखते हुए आगे कहा, आज शाम को वो सब चले जाएंगे। जाने से पहले नजमा तुम्हारी और अरमान की सगाई करवाना चाहती है। मन्नत की बात सुनकर दुआ ने मन ही मन खुद से कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, शादी के लिए तो हाँ कर ही दी है हमने SSR कॉरपोरेशन में। शौर्य अपने कैबिन में बैठा बेसब्री से दुआ का इंतजार कर रहा था, पर इंतजार की घड़ी जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कल से अभी तक बहुत मुश्किल से शौर्य ने खुद को कंट्रोल किया हुआ था। राज अपने कैबिन में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो शौर्य को ये बात कैसे बताए। दुआ आज भी ऑफिस नहीं आएगी। राज को आज सुबह की बात याद थी जब वो सोकर उठा और जिम में गया एक्सरसाइज करने। तो पंचिंग बैग की क्या हालत थी। शौर्य ने खुद को शांत और अपना गुस्सा कम करने के लिए रात भर पंचिंग बैग को पंच किया था, जिसका नतीजा ये निकला कि सुबह तक वो पंचिंग बैग फट गया था। राज पंचिंग बैग की हालत को याद करते हुए खुद से बोला, चल बेटा राज, जल्दी से ये बात डेविल को बता। जितना देर करेगा वो उतना ही गुस्सा करेगा। खुद को समझाते हुए राज हिम्मत कर शौर्य के कैबिन में गया और उसने डरते हुए शौर्य के सामने अपनी बात रखी। शौर्य ने आंखें बंद की और मुट्ठी को कसकर बंद किया और कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे 1 घंटे के अंदर दुआ ऑफिस में चाहिए। राज ने शौर्य की बातों पर सर हाँ में हिला दिया। वो वापस अपने कैबिन में आ गया और सोचने लगा, क्या करूं, कैसे बुलाओ दुआ को। सोच राज, कुछ सोच, जल्दी कुछ सोच। राज खुद से ही बातें करते हुए कहता है। फिर कुछ सोचते हुए अपना फोन निकालकर दुआ को एक मैसेज सेंड करता है। दूसरी तरफ जैसे ही दुआ वो मैसेज देखती है वो परेशान हो जाती है। अम्मी हमें जाना होगा, बहुत अर्जेंट है, कुछ जरूरी फाइलें हमारे लॉकर में रखी है और लॉकर की चाबी हमारे पास है, दुआ ने मन्नत से कहा। पर बेटा, मन्नत को बीच में रोकते हुए असद ने कहा, आप जाइए, काम खत्म करके जल्दी आ जाइएगा। जी, दुआ ने कहा और बैग उठाकर चली गई। अरे आपने उसे जाने क्यों दिया, आज उसकी सगाई है, मन्नत ने कहा। तो असद ने जवाब में कहा, आप फिक्र मत करिए, दुआ टाइम से आ जाएगी। 45 मिनट बाद दुआ शौर्य के सामने उसके कैबिन में थी। शौर्य अपनी चेयर पर बैठा दुआ को नीचे से ऊपर तक नजर भर कर देखता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो
खुद को शांत किए बैठा था। उसका मन कर रहा था वो अभी उठकर उसके पास जाए और उससे पूछे वो क्यों उस लड़के साथ इतना कंफर्टेबली बात कर रही थी, वो क्यों कल रात उसके साथ डांस कर रही थी, क्या वो नहीं जानती वो सिर्फ उसकी है। शौर्य ने एरोजेंटली कहा, ये फाइल मुझे अभी कंप्लीट करके दो। दुआ ने फाइलों को देखा जो किसी लाइब्रेरी में बुक्स के ढेर जैसा लग रहा था। दुआ फाइलों को उठाने लगी तो शौर्य ने कहा, तुम्हें ये काम यहीं बैठकर करना है। दुआ देख पा रही थी शौर्य आज बदला बदला सा लग रहा है। उसने कुछ नहीं कहा और धीरे से गर्दन हाँ में हिला दी। शौर्य एक पल के लिए भी अब दुआ को खुद से दूर नहीं करना चाहता था। वो उसे हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहता था। दुआ जल्दी जल्दी काम खत्म करने में लग गई। दुआ जिसका सारा ध्यान अपने काम पर था तो वहीं शौर्य तिरछी नजरों से दुआ को देख रहा था। दुआ की जल्दबाजी उससे छुपी नहीं थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये इतनी जल्दी में क्यों है, क्या इसे उससे मिलने की जल्दी है। ये ख्याल आते ही एक बार फिर शौर्य गुस्से से भर गया। दुआ ने टाइम देखा तो 2 बज रहे थे पर फाइल का ढेर अभी भी वैसे ही था। मुश्किल से इतना जल्दी करने पर भी दुआ 10 फाइल ही कंप्लीट कर पाई थी। दुआ अपनी जगह से खड़ी हुई और शौर्य के सामने आकर झिझकते हुए बोली, सर। दुआ की आवाज सुनकर शौर्य उसकी तरफ देखने लगा। बोलो सर, आज हमें घर जल्दी जाना है। दुआ की बात सुनकर शौर्य चेयर से उठा और कुछ ही सेकंड में दुआ के सामने आ कर खड़ा हो गया। तुम जल्दी घर क्यों जाना चाहती हो, शौर्य ने पूछा। दुआ ने कहा, वो सर वो आज क्या, शौर्य ने कहा। सर आज हमारी इंगेजमेंट है, दुआ ने कहा और ब्लश करने लगी। तो वही दुआ की बात सुनकर शौर्य का खून 1000 डिग्री के तापमान से खौलने लगा। शौर्य ने दुआ को देखा जो ब्लश कर रही थी। शर्म की लाली दुआ के गालों पर खूब सज रही थी। वो लाल गुलाब के फूल जैसी लग रही थी। शौर्य को दुआ का ये रूप तो भा रहा था पर वो अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। दुआ जो पल के झुकाए शौर्य के सामने खड़ी थी तभी उसे अपने बाजुओं पर किसी की पकड़ महसूस हुई। दुआ ने अपनी झुकी पलकों को उठाकर देखा तो उसकी खूबसूरत कंजी आंखें डेविल की काली भूरी आंखों से जा मिली। दुआ ने जैसी ही उन आंखों में देखा वो डर से सहम गई। दुआ ने झिझकते हुए कहा, सर ये आप क्या कर रहे हैं, हमें दर्द हो रहा है और मेरे दर्द का क्या तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती, मुझे अभी कितनी तकलीफ हो रही है। शौर्य ने अपने दांत पीसते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। दुआ की उन खूबसूरत आंखों में अब डर दिखने लगा था। दुआ ने परेशान होते हुए कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। शौर्य ने कहा, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचा तक नहीं और तुम किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। कहते हुए शौर्य दुआ को दीवार से सटा देता है। शौर्य दुआ के और नजदीक आ गया था तभी दुआ को शौर्य के इतने करीब आने से उसी खुशबू का एहसास हुआ। दुआ शौर्य की आंखों में ज्यादा देर तक नहीं देख पाई और अपनी नजरें झुका ली तो शौर्य ने कहा, मेरी तरफ देखो। शौर्य ने ये एरोगेंटली और रुड टोन में कहा था। शौर्य की बात सुनकर दुआ को मजबूरन शौर्य की आंखों में देखना ही पड़ा। सर ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज छोड़िए हमें, दुआ ने खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। शौर्य ने फिर से उसी टोन में कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा। दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, सर आप क्या कह रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। सर प्लीज हमें जाने दीजिए, हमें दर्द हो रहा, छोड़िए हमें। बोलते हुए दुआ के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी थी। उसे शौर्य का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचते हुए खुद से ही कहा, ये शौर्य सर को आज क्या हो गया है, इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। शौर्य ने गुस्से से कहा, तो तुम मुझे भुला चुकी हो, कोई बात नहीं मैं तुम्हें अभी याद करवा देता हूँ। बोलते हुए शौर्य ने दुआ के बाजुओं को छोड़ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए अपनी आंखें बंद कर और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। दुआ शौर्य की इस हरकत से शॉक्ड हो गई थी। वो खुद को शौर्य से छुड़ाने लगी कि तभी उसे कुछ याद आया। शौर्य उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा था। दुआ ने मन ही मन खुद से कहा, क्या वो आदमी शौर्य सर ही थे उस रात जिन्हें हमने अपनी सांसें दी थी। दुआ आज भी शौर्य की होठों की गर्माहट को भूली नहीं थी, ना उसकी खुशबू को। शौर्य के उसे किस करते ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो अब कोई स्ट्रगल नहीं कर रही थी, वो शांत खड़ी उस रात को याद कर रही थी। शौर्य जो उसे पैशनेटली किस कर रहा था। दुआ को किस करते हुए शौर्य का गुस्सा जैसे कहीं गायब ही हो गया था। वो आज महीनों बाद उसी एहसास को जी रहा था जो उसे महीनों पहले दुआ ने दिए थे। शौर्य उस पैशनेट किस में पूरी तरह खो गया था। तो वहीं
दुआ को जैसे कुछ याद आया और वो अपने होश में आई। उसने अपने सेंस में आते ही शौर्य को अपनी पूरी ताकत लगाकर शौर्य के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे जोर से धक्का दिया। शौर्य दुआ से दूर हुआ तो उसने दुआ का चेहरा देखा जो लाल हो गया था और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी कि तभी उसके आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़ककर उसके गाल पर आ गए। दुआ ने अपनी आंखों में जमाने भर की नफरत समेट कर शौर्य को देखा। दुआ की उन भीगी आंखों ने जैसे शौर्य के दिल पर तीर जैसा वार किया। तभी दुआ ने अपनी सारी ताकत इकट्ठा कर शौर्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। शौर्य के गाल पर दुआ के मारे गए थप्पड़ का एहसास नहीं हुआ उसे। ऐसा फील हुआ जैसे एक हवा का झोंका उसे छू गया हो। शौर्य अपनी काली भूरी आंखों से दुआ को घूर रहा था। दुआ ने अपना बैग लिया और जाने को हुई तो शौर्य ने उसे जाते हुए देखकर कोल्ड वॉइस में कहा, रिमेंबर यू दे दुआ, अगर हम दोनों के बीच कोई तीसरा आया तो उसका चौथा मैं करूंगा। यू आर ओनली माइन दुआ। शौर्य ने बिना दुआ की तरफ देखे अपनी बात कही। दुआ ने शौर्य से कुछ नहीं कहा और बिना एक पल की देरी किए चली गई। शौर्य बस उसे जाते हुए देखता रह गया। दुआ रोते हुए शौर्य के कैबिन से बाहर आई थी। दुआ जो अपने आंसू पोंछते हुए अपनी धुन में चली जा रही थी कि तभी सामने से आ रहे राज से टकरा जाती है। दुआ ने एक नजर राज को देखा और बिना कुछ कहे चली गई। राज ने दुआ की आंखों में आंसू देख लिए थे। वो उससे पूछना चाहता था कि उसे क्या हुआ है, पर उसके पूछने से पहले ही दुआ चली गई। राज शौर्य के कैबिन में आ गया और शौर्य से पूछा, दुआ को क्या हुआ? वो यहाँ से रोते हुए क्यों गई और ये तेरा गाल लाल क्यों है? शौर्य चुपचाप खड़ा राज की बातें सुन रहा था। जब शौर्य ने कुछ नहीं कहा तो राज ने फिर से उससे पूछा, शौर्य मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताना क्या हुआ? दुआ रोते हुए क्यों गई? यहाँ से कुछ हुआ है तुम दोनों के बीच? दुआ रोते हुए गई है, तूने कुछ कहा क्या उससे? शौर्य ने अपनी आग उगलती नजरों को राज पर डाली और कहा, मैंने उसे किस किया? क्या? राज ने चौंकते हुए कहा, तूने उसे किस किया यार? तू अचानक उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? राज ने अपनी बात को जारी रखते हुए आज कहा। राज का इतना ही कहना था कि शौर्य ने उसकी गर्दन को अपने हाथों की गिरफ्त में ले लिया। शौर्य ने राज की गर्दन को इतना जोर से पकड़ा था कि कुछ ही सेकंड में राज का पूरा चेहरा लाल हो गया। वो चाहकर भी शौर्य की पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। राज की आंखें जैसे ही बाहर ही आने वाली थी कि तभी शौर्य ने उसे छोड़ दिया। शौर्य की पकड़ से आजाद होते ही राज जोर जोर से खांसने लगा और उसने जल्दी से टेबल पर रखी बोतल ली और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद वो कुछ हद तक शांत हुआ, पर उसकी सांसें वो अभी भी तेज चल रही थी। राज ने हांफते हुए कहा, ये क्या कर रहा था तू? अभी अगर 10 सेकंड और पकड़ कर रखता तो मेरी जान चली जाती। शौर्य ने राज की तरफ देखा और कहा, सैम अगर मैं उसे किस नहीं करता तो मेरी भी जान चली जाती। शौर्य की बातों पर राज उसे घूर कर देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये दुआ के प्यार में साइको होता जा रहा है। पहले मैं इस बात से परेशान था कि इसे किसी से प्यार क्यों नहीं होता, अब इसके प्यार से परेशान हूँ। राज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब शौर्य से कह सके। ऑफिस से निकलकर दुआ सड़क पर चल रही थी। वो कुछ दूर आकर रुक गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने में एक दर्द था जिसे सिर्फ दुआ ही महसूस कर पा रही थी। शौर्य अभी भी कैबिन में था, उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वो दुआ के बारे में सोच रहा था। उसका सच आज दुआ के सामने आ गया था। क्या वो अब उसे छोड़कर चली जाएगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। वो चाहकर भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उसे जाने नहीं दूंगा, शौर्य खुद से ही कह रहा था। शौर्य ने कैबिन में बने लॉकर को खोला और उसमें से डॉक्यूमेंट निकालकर उसे देखने लगा। वो उसे देखते हुए बोला, तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती दुआ, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। इधर दुआ घर पहुंच गई थी। वो सबकी नजरों से बचते हुए अपने रूम में चली गई और अंदर जाकर खुद को रूम में लॉक कर लिया। वो बेड पर बैठ गई, दोनों घुटनों के बीच चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसे अभी भी अपने होठों पर शौर्य के होठों के भारीपन का एहसास हो रहा था। उसे अपने बाजुओं पर शौर्य की हाथों की पकड़ महसूस हो रही थी। दुआ जो अभी अपने आप को इन सब से बाहर निकालने की कोशिश में लगी थी कि तभी उसके डोर पर मन्नत ने नॉक करते हुए कहा, दुआ बेटा सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। अपनी माँ की बात सुनकर दुआ ने अपनी आंखों के आंसू हाथों से साफ करते हुए कहा, जी। दुआ ने आगे कुछ नहीं कहा। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो नहीं चाहती थी उसकी अम्मी को पता चले कि वो रही है। दुआ उठी और अपने कपड़े लेकर शॉवर लेने चली गई।
दुआ शौर्य के नीचे खड़ी खुद को हाथों से रगड़ रही थी। वो शौर्य के छूने के हर एहसास को मिटा देना चाहती थी। उसने होठों को भी बुरी तरह से रगड़ा। उसके होठ लाल हो गए थे, पर इतना सब करने के बाद भी वो शौर्य के एहसास को मिटा नहीं पाई। दुआ बाथरूम से बाहर आई। उसने आईने में खुद को देखा। रोने की वजह से चेहरा अभी भी लाल था, आंखों में सुनापन छा गया था। उसने जैसे तैसे खुद को तैयार किया। मन्नत ने फिर से दुआ के डोर पर नॉक किया। दुआ ने डोर ओपन किया। मन्नत ने एक नज़र दुआ को ऊपर से नीचे तक देखा। ये क्या, तुम इसे तैयार होना कहती हो? दुआ बेटा, आज तुम्हारी सगाई है। जैसे ही दुआ ने मन्नत की बात सुनी, उसके कानों में शौर्य की बात गूंजने लगी। यू आर ओनली माइन दुआ। शौर्य की बात को याद करते ही दुआ ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। मन्नत ने जब उसे ऐसा करते देखा तो बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। दुआ कभी अपनी अम्मी अब्बू से झूठ नहीं बोलती थी, तो उसे समझ नहीं आ रहा था वो उनसे क्या कहे। कुछ न कहते हुए दुआ खामोश रही। दुआ की खामोशी का कुछ और मतलब निकालते हुए मन्नत ने दुआ को तैयार करते हुए कहा, जब लड़कियों की शादी अचानक तय होती है तो सबके दिल का यही हाल होता है। ऐसा ही होता है जब हमारे पास किसी से कहने के लिए कुछ नहीं होता तो लोग हमारी खामोशी का मतलब अपने हिसाब से ही अलग मतलब निकाल लेते हैं। मन्नत दुआ को रेडी कर उसे नीचे लेकर आई। लाइट पिंक कॉलर की ड्रेस में दुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने धीरे से सबको विश किया। दुआ और अरमान को एक साथ सोफे पर बैठाया गया। बड़ों के हाँ कहने पर अरमान ने दुआ के उंगली में रिंग पहनाए। मन्नत ने इशारा किया, अब तुम्हारी बारी है। दुआ के हाथ नहीं उठ रहे थे। उसने बहुत मुश्किल से बॉक्स से रिंग को निकाला। सभी बातों में लगे थे, पर अरमान का ध्यान दुआ पर था। वो उसके कांपते हाथों को देख रहा था जिससे वो रिंग निकाल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था उसके उंगलियों में इतनी ताकत नहीं कि उस रिंग का बोझ उठा सके। दुआ ने बहुत मुश्किल से रिंग को निकाला। वो रिंग को अरमान की उंगलियों तक ले जा पाती उससे पहले ही रिंग उसके हाथ से छूटकर रिंग गिर गई। आरव ने रिंग उठाकर वापस दुआ को पकड़ा दी। दुआ के कानों में शौर्य के कहे शब्द गूंज रहे थे। वो अरमान की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। अरमान ने दुआ की आंखों में देखा, उसकी आंखें नम थीं। मन्नत के कहने पर दुआ ने फिर से कोशिश करते हुए अरमान को रिंग पहनाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर इस बार अरमान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सब ये देखकर चौंक गए। अरमान अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहा, हमें लगता है कि हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। दुआ अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है और हम उसकी मर्जी के बिना ये रिश्ता नहीं जोड़ सकते। सब अरमान की बात सुनकर उसे हैरानी से देख रहे थे। दुआ ने भी झुकी पलकों को उठाकर अरमान को देखा। हम अच्छे दोस्त हैं, ज्यादा पाने की ख्वाहिश में हम तुम्हारी दोस्ती नहीं खो सकते। दुआ, ये रिश्ता अब तब जुड़ेगा जब तुम इस रिश्ते के लिए पूरे मन से तैयार होगी। अरमान अपनी बात कहकर वहां से चला गया। असद पहले से ही दुआ के मन के हाल जानते थे। उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें लगता है अरमान सही कह रहे हैं, हमें अभी इस बारे में कुछ समय बाद सोचना चाहिए। तब तक दुआ की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। असद की बात पर सबने सहमति भरी। एक अनचाहे रिश्ते में बंधने से तो दुआ आज बच गई थी, पर उस रिश्ते से वो कैसे आजाद होगी जो शौर्य उसके साथ जबरदस्ती बनाना चाहता है। दुआ इन्हीं सब बातों और शौर्य के बारे में सोचते हुए कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। शौर्य आज रात दुआ के घर नहीं गया था। वो कल का इंतजार कर रहा था। शौर्य शांत था क्योंकि उसे पता चल गया था दुआ की एंगेजमेंट नहीं हुई। वो कल मिलकर दुआ को बताना चाहता था दुआ उसके लिए क्या है। शौर्य इसी उम्मीद में अपने कैबिन में बैठा था कि आज दुआ को वो सब बता देगा, पर उसके इंतजार की घड़ी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से शाम हो गई पर दुआ आज ऑफिस नहीं आई। शौर्य को ये बात बहुत बुरी लगी। वो उसकी एक झलक देखने के लिए कितना बेचैन रहता है और दुआ उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रात ढल गई थी। दुआ अपने रूम थी। उसने आज खाना भी नहीं खाया था। वो गहरी नींद में सो रही थी। रात के 1 बजे करीब दुआ की आंख खुली। उसे प्यास लगी थी। दुआ ने टेबल लैंप को ऑन किया और टेबल पर रखे पानी के जग को उठाया। वो नींद में थी। उसने ग्लास में पानी लिया और पीने लगी। पानी पीते हुए दुआ ने सामने देखा। आंखों के सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। घबराहट में वो पानी का गिलास उसके हाथ से छूट गया और पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। सामने शौर्य को काउच पर बैठा देखकर दुआ डर गई। शौर्य अपनी काली भूरी आंखों से दुआ को देख रहा था। ना जाने कब से वो दुआ को सोते हुए देख रहा था।
दुआ शौर्य को देखकर डर गई थी, पर उसने खुद के डर को एक तरफ किया और हिम्मत कर बेड से उठकर शौर्य के सामने आकर खड़ी हो गई। शौर्य भी दुआ को उठता देख उठ गया था। वो जैसे ही उसे कुछ बोलने को हुआ, दुआ उसका हाथ पकड़ उसे बालकनी में लेकर आ गई। शौर्य तो बस दुआ के हाथ को देख रहा था, जिसने शौर्य के हाथ को पूरे हक के साथ थामा हुआ था। बालकनी में आकर दुआ ने पर्दे लगा दिए। वो नहीं चाहती थी उसकी और शौर्य की बात उसके अम्मी अब्बू सुने। क्यों आए हैं आप यहाँ? दुआ ने शौर्य की आंखों में आंखें डालकर पूछा। तुम ऑफिस क्यों नहीं आई आज? क्योंकि हम जॉब छोड़ रहे हैं, हम अब कभी उस ऑफिस में अपने कदम नहीं रखेंगे, दुआ ने गुस्से में दांत पिसते हुए कहा। शौर्य धीरे से मुस्कुराया और कहा, तुमसे ये किसने कहा कि तुम इस जॉब को इतनी आसानी से छोड़ सकती हो? हमें किसी ने नहीं कहा, हम खुद से कह रहे हैं। हम आपके ऑफिस में आपके साथ काम नहीं कर सकते, अब जाइए यहाँ से, और प्लीज दोबारा हमें अपनी शक्ल मत दिखाएगा। दुआ की बात सुनकर शौर्य 2 कदम आगे बढ़ा। दुआ ने उसे आगे बढ़ते देख अपने कदम पीछे लिए। अब इस शक्ल को देखने की आदत डाल लो, क्योंकि ये शक्ल तुम्हें अब हर रोज देखनी होगी अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि तुम मेरी हो। दुआ ने शौर्य को करीब आते देखकर पलकें झुका ली थी। जैसे ही शौर्य की लास्ट लाइन सुनी, उसने झुकी पलकों को उठाकर देखा। उसकी कंजी आंखें, जिनमें शौर्य के लिए बेहद नफरत भरी थीं, वो शौर्य की काली भूरी आंखों से जा मिली, जिनमें दुआ के लिए बेशुमार प्यार भरा था। शौर्य ने पेपर्स दुआ की तरफ बढ़ा दिए। दुआ उन पेपर्स को लेकर पढ़ने लगी। वो जैसे जैसे पेपर्स पढ़ती जा रही थी, उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। ये सब क्या है? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, पर अगर तुम जॉब छोड़ रही हो तो तुम्हें पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। 1 करोड़ की। 1 करोड़? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले अगर तुम ये जॉब छोड़ोगी तो तुम्हें कंपनी को 1 करोड़ देने ही होंगे। हमने आपको एक अच्छा इंसान समझा था, अच्छी सोच रखते थे, हम आपके बारे में बहुत भरोसा करते थे, हम आप पर आपने हमारा भरोसा तोड़ दिया। आपने ये करके प्रूफ कर दिया आप एक बहुत बुरे इंसान है। बोलते हुए दुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। शौर्य ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की, मानो उसे दुआ के आंसू तकलीफ दे रहे हों। खुद को कंट्रोल कर शौर्य ने कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने कहा था तुम्हें मुझे अच्छा इंसान समझो, बहुत बुरा हूँ मैं दुआ, बहुत। तुम्हें मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें उस रात मुझे नहीं बचाना चाहिए था, छोड़ देती, वही मुझे मरने के लिए क्यों ले गई? तुम सबसे लड़कर मुझे हॉस्पिटल क्यों दिया? तुमने मुझे अपना खून क्यों दुआ? क्योंकि तुमने मेरी मदद क्यों? क्या मैंने कहा था नहीं ना? तुम मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से आई हो, पर तुम्हारा जाना मेरी मर्जी से होगा, और ये मैं अपनी आखिरी सांस तक होने नहीं दूंगा। यू आर माइन दुआ। शौर्य ने अपनी बात बेहद फोर्स के साथ कही, मानो उस पर अपनी बात को थोप रहा हो। दुआ तो उसकी बातें सुनकर उसे हैरानी से देखती रह गई। दुआ के आंसू आंखों से बहकर अब उसके गाल पर आ गए थे। रोने की वजह से उसकी आंखों की रंगत हल्की गुलाबी हो गई थी, गाल और नाक भी लाल हो गए थे। हमने कभी आपको उस नजरिए से नहीं देखा और ना ही देखना चाहते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए, दुआ ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। ये तो अब कभी नहीं होगा, शौर्य ने बेपरवाही से जवाब दिया। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, 9 बजे कल सुबह 9 बजे तुम मेरे कैबिन में मेरे सामने होगी। हम नहीं आएंगे, तुम जरूर आओगी, शौर्य ने कहा और दुआ को देखने लगा। उसके आंसू अभी भी बह रहे थे। शौर्य ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए दुआ के आंसुओं को पोंछना चाहा। दुआ को जैसे ये रियलाइज हुआ कि शौर्य उसे छूने वाला है, उसने अपने हाथ से शौर्य का हाथ दूसरी तरफ झटक दिया और गुस्से में शौर्य उंगली दिखाते हुए कहा, दूर रहिए हमसे, हमें छूने की कोशिश की तो हाथ काट देंगे, कुछ कहा तो जबान खींच लेंगे। शौर्य अपने सामने खड़ी उस बेवकूफ लड़की को देख रहा था, जिसका कद उसके सामने एक पौधे जितना भी नहीं था। दुआ की हिम्मत और उसका यूं उससे बिना डरे आंखों में आंखें डालकर धमकी देते हुए बात करना शौर्य को इम्प्रेस कर रहा था। आज तक लड़कियों को शौर्य ने अपने पीछे पागल होते हुए देखा था, पर ये लड़की ना तो उसके पीछे पागल थी, ना ही उसकी होना चाहती थी। शौर्य 2 कदम पीछे होते हुए बोला, अब मैं तुम्हें तभी छूंगा जब तुम खुद मेरे करीब आओगी। ऐसा कभी नहीं होगा, होगा बहुत जल्द होगा। तुम मेरी हो, इसलिए मेरी जिंदगी में तुम आई हो, ना तुमसे पहले मेरी जिंदगी में कोई था, ना तुम्हारे बाद कोई होगा, सिर्फ तुम ही तुम होगी। मेरे पूरे वजूद पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा।
बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, बहुत कॉन्फिडेंस है ना आपको, तो एक बात हमारी भी सुनते जाइए। हम दुआ है, दुआ घमंड हमारे खुदा को पसंद नहीं, जिस दिल में घमंड होता उस दिल में दुआ कभी बसती नहीं। दुआ की बातें सुनकर शौर्य धीरे से मुस्कुराया और सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम यहाँ नहीं मेरे जहन में हो, जहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता, और रही उसकी तो उस पर से मेरा विश्वास बहुत पहले ही उठ गया है। आसमान की तरफ उंगली करते हुए शौर्य ने कहा, शैतान है आप, शैतान। दुआ ने बेहद नफरत से कहा। शौर्य ने कुछ नहीं कहा और दुआ के पलक झपकते ही वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। दुआ ने जब अपने सामने शौर्य को नहीं देखा तो उसने सुकून की सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए इधर उधर देखने लगी। उसकी नजर गार्डन से जाते हुए शौर्य पर गई। एक नजर शौर्य को देखकर दुआ अंदर आ गई। बेड पर लेटते हुए उसने अपने सॉफ्ट टॉय को जोरों से पकड़ लिया और सुबक सुबक कर रोने लगी। 2 महीने पहले से लेकर अब तक की मेमोरी, शौर्य से हुई उसकी सभी मुलाकात एक एक कर उसे याद आने लगी। काश कि हमने ईशा की बात उस दिन मान ली होती, क्यों हमने उसकी बात नहीं मानी। अगली सुबह अलार्म की आवाज सुनकर दुआ की आंख खुली। वो उठना नहीं चाहती थी, वो थोड़ी देर ऐसे ही बेड पर लेटे रहना चाहती थी। उसने अपनी अम्मी के फोन पर एक मैसेज ड्रॉप कर दिया था, सुबह उसे जल्दी ना उठाए, वो ऑफिस नहीं जाएगी। इसलिए मन्नत ने दुआ को नहीं जगाया। दुआ बेड पर लेटी कल के बारे में सोच रही थी। उसे बार बार शौर्य का उसे किस करना याद आ रहा था। याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन सब बातों के बीच उसे एक और बात शौर्य की याद आई। अगर वो सुबह 9 बजे से पहले ऑफिस नहीं पहुंची तो शौर्य पेनल्टी का नोटिस उसके पापा के ऑफिस भेज देगा। ये याद आते ही दुआ की नजरें घड़ी पर गई, जहां 7:50 हो रहे थे। दुआ जल्दी से उठी और कपड़े लेकर शॉवर लेने चली गई। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर आई और बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गई। उधर शौर्य भी आज जल्दी ऑफिस आ गया था। उसकी नजरें घड़ी पर ही थी और होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट, जैसे उसे पहले से पता हो दुआ आएगी। इधर दुआ को मुश्किल से एक ऑटो मिला। दुआ जल्द से जल्द SSR कॉरपोरेशन पहुंचना चाहती थी। भैया जल्दी चलाइए ना, दुआ ने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा। मैडम ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे भी आपको जहां जाना है वो यहां से 10 मिनट की दूरी पर है, आप चाहे तो चलकर जा सकती है। इस ट्रैफिक को खत्म होने में तो कम से कम आधा घंटा लगेगा, ऑटो वाले ने कहा। दुआ ने ऑटो वाले की बात सुनकर ऑटो से उतरते हुए ऑटो वाले को पैसे दिए और बिना चेंज लिए चली गई। अरे मैडम आपके 50 रुपए तो रह गए, ऑटो वाले ने चीखते हुए कहा। दुआ जो एक दिन 10 रुपए के लिए ऑटो वाले से बहस कर रही थी, आज उसने 50 रुपए ऑटो वाले के पास यूं ही छोड़ दिए। जल्दीबाजी में चल रही दुआ का पैर रास्ते में पड़े एक पत्थर टकरा गया। दुआ ने दर्द भरी आहली और पलके झुका कर पैर को देखा। उसके पैर से खून बहने लगा था। दुआ ने अपने दर्द को अपने अंदर ही समेट लिया और टाइम देखा, अभी भी 15 मिनट शेष थे 9 बजने में। दुआ की चाल अब धीमी हो गई थी। शौर्य ने अपने कैबिन में बैठे हुए टाइम देखा, 9 बजने में 2 मिनट बचे थे। शौर्य फोन पर बात कर रहा था जब दुआ बिना नॉक किए कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आई। दुआ को अपने सामने देखकर शौर्य होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया और फोन सुन रहे शख्स से कहा, वापस आ जाओ। शौर्य की बात सुनकर दुआ ने भी सुकून की सांस ली। वेलकम बैक दुआ, शौर्य ने आंखों में शरारत भरे होठों पर डेविल स्माइल लिए कोल्ड वॉइस में कहा। दुआ बस शौर्य को घूर कर देख रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और वापस पलटते हुए जाने लगी। उसने कदम तेजी से आगे बढ़ाए, उसके मुंह से फिर से दर्द भरी आह निकल गई। शौर्य को घूरते हुए दुआ भूल गई थी उसके पर में चोट लगी है और झटके से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। दुआ की आवाज सुनकर शौर्य अपनी चेयर से उठा और जल्दी से उसके पास आया। दुआ का पैर खून से लाल हो गया था। दुआ के पैर से खून बहते देखकर शौर्य ने गुस्से से कहा, बेवकूफ लड़की, देखकर नहीं चल सकती हो, इतनी चोट लगा ली, देखो कितना खून बह गया है। दुआ को डांटते हुए शौर्य दुआ को उठाने को हुआ तो दुआ ने एक हाथ उसके सामने करते हुए कहा, दूर रहिए हमसे। शौर्य ने दुआ की बातों को इग्नोर किया और उसकी आंखों देखते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दुआ की आंखों में वो अपने लिए नफरत साफ देख पा रहा था। शौर्य के उसे गोद में उठाते ही दुआ शौर्य के सीने पर लगातार मुक्के मारती रही, पर शौर्य ने ना तो उसे नीचे उतारा और ना ही उसे दुआ के मारने पर चोट लगी। शौर्य ने दुआ को काउच पर बैठा दिया और खुद उठकर फर्स्ट एड किट लेने चला गया।
शौर्य अपने पैर के बल बैठते हुए दुआ का पैर घुटने पर रखने के लिए हाथ आगे बढ़ाए। दुआ ने अपना पैर पीछे खींच लिया। शौर्य ने पलकें उठाकर दुआ की आंखों में देखा, जिनमें अभी दुआ को गुस्सा दिख रहा था। शौर्य ने दुआ की आंखों में देखते हुए ही उसका पैर पकड़कर अपने घुटने पर रख दिया। इस बार दुआ ने भी उसे कुछ नहीं कहा। दुआ को भी अब तक समझ आ गया था शौर्य अपने मन की करके रहेगा। शौर्य कॉटन से खून को साफ करने लगा। दुआ हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। दुआ की सिसकियों को सुनकर शौर्य उसके इंजरी पर फूंकने लगा। दुआ शौर्य को गुस्से से देख रही थी, पर उसका फूंकना दुआ के दर्द में आराम दे रहा था। जब शौर्य ने खून साफ कर दिया तो उसकी नज़र इंजरी से हटकर दुआ की गोरी मुलायम त्वचा पर गई। दुआ के पैर छोटे थे। शौर्य की एक हथेली में दुआ के पैर समा गए। दुआ की स्किन बहुत साफ थी। वो सर्दी के मौसम में चमेली के फूल जैसी थी। तो वहीं हमारा हीरो सावले रंग का था, पर कहर ढाटा था, क्योंकि शौर्य के लुक्स ही ऐसे थे। वो एक नज़र से ही किसी का भी दिल धड़का सकता था। पर आज तक शौर्य की नज़र कभी किसी पर नहीं ठहरी, न उसने कभी किसी को नहीं देखा सिवाय दुआ के। शौर्य ने दुआ के पैर की चोट पर ड्रेसिंग कर दी। दुआ ये देखकर उठकर जाने लगी। शौर्य ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ जा रही हो तुम? जिस काम के लिए यहाँ आई हूँ वो काम करने। शौर्य की तरफ बिना देखे ही दुआ ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठकर रेस्ट करो। क्यों आराम करें? हम यहाँ बैठकर 1 करोड़ का कर्ज जो आपने हमारे ऊपर चढ़ाया है वो बैठने से तो नहीं उतरने वाला न सर, उसके लिए तो हमें काम करना पड़ेगा। दुआ ने तंज कसते हुए कहा। दुआ जिद मत करो, बैठ जाओ और आराम करो, तुम यहाँ बैठकर भी काम कर सकती हो। दुआ शौर्य की बात पर दोनों हाथ बांधकर बोली, ओ ताकि आप हमें देख सके, अपनी नज़रों की कैद में हमें रख सके। हाँ, मुझे तुम्हें देखना, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। मुझे देखना है कि कहीं तुम अपनी इस चोट को और न बढ़ा लो, शौर्य ने रुडली की कहा। शौर्य को बीच में ही रोकते हुए दुआ ने कहा, बंद करिए अपनी अच्छाई का ये नाटक, आपका सच हम जान चुके हैं। आपको क्या लगता है आप ये सब करके हमारे दिल में अपनी जगह बना लेंगे? गलतफहमी में जी रहे हैं आप। ये सब करके हमारे दिल में अपने लिए सिर्फ नफरत भर रहे हैं आप। नफरत प्यार जो करना है करो, पर सिर्फ मुझसे करो, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और होना भी नहीं चाहिए। और अगर आ गया तो मैं उसे इस दुनिया से ही भेज दूंगा। शैतान है आप, शैतान जो सिर्फ अपने मन की करना जानता है, जिसे दूसरे की मर्जी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ हूँ मैं डेविल, और इस डेविल की एंजल तुम हो। शौर्य दुआ से बहस नहीं करना चाहता था तो वो बात बोलकर जाने लगा, पर तभी दुआ ने उसे रोकते हुए फिर से कहा, कल रात तो आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, याद है ना आपको? आपने हमसे क्या कहा था? हमारी मर्जी के बिना हमें छुएंगे भी नहीं, फिर आज क्यों हमें हमारी मर्जी के बिना छुआ आपने? दुआ की इस बात पर शौर्य ने मुट्ठी को कसकर बंद कर किया। वो दुआ की तरफ पलटा और 2 कदम उसके नजदीक जाकर कहा, तुम्हें चोट लगी थी इसलिए छुआ? जो आदमी अपनी बात पर कायम नहीं रहते वो मर्द नहीं होते मिस्टर SSR। दुआ की बातें थी या कोई खंजर जो शौर्य के सीने पर जाकर लगा। शौर्य ने गुस्से में दांत पिसते हुए शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मुझे मजबूर मत करो, तुम्हारे साथ कुछ गलत करने पर मैं तुम्हें हट नहीं करना चाहता। शौर्य का चेहरा दुआ के चेहरे के एकदम करीब था। शौर्य ने दुआ को पकड़ा नहीं था, पर फिर भी दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। उनकी बीच की ये लड़ाई आगे बढ़ती के इससे पहले ही राज कैबिन का डोर ओपन कर अंदर आया। राज को देखकर दोनों एक दूसरे से 2 कदम की दूरी पर खड़े हो गए। दुआ काउच पर बैठ गई। शौर्य राज के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कस करने लगा। राज के जाने के बाद शौर्य ने टेबल पर कुछ फाइलें रखते हुए कहा, काम करना है ना तुम्हें, लो करो काम। दुआ मजबूर थी, उसने शौर्य से कुछ नहीं कहा और काम करने लगी। शौर्य ने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए दुआ को खुद से बांध दिया था 3 महीनों के लिए, जिसके 2 महीने अभी बाकी थे। 2 दिन बीत गए, दुआ के बिहेवियर में कोई बदलाव नहीं आया, तो वहीं शौर्य भी लिमिट में ही बोलता था। उसकी तो बस एक ही चाहत थी दुआ को अपने पास रखने की, जो धीरे धीरे पूरी हो रही थी। अब दुआ को अपने कैबिन में नहीं, शौर्य के कैबिन में ही उसके सामने काम करना पड़ता था। उसे लंच टाइम में भी कैंटीन में जाकर लंच करने की परमिशन नहीं थी। उसे शौर्य के सामने ही लंच करना पड़ता था। उसके दोस्तों से भी उसका मिलना नहीं होता था। मोहित भी दुआ को लेकर परेशान था। जब भी वो दुआ को कॉल या मैसेज करता, दुआ कोई बहाना बनाकर टाल देती। दुआ के पैर की चोट अब ठीक हो गई थी, वो अब सही से चल पा रही थी।
शौर्य ने लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही कहा, सामने रखी फाइलों को 20 मिनट में कंप्लीट करो, हमें मीटिंग के लिए जाना है। दुआ ने कुछ नहीं कहा और काम करने लगी। फाइल कंप्लीट करके दुआ ने फाइल शौर्य के सामने रख दी। शौर्य ने फाइल को क्रॉस चेक किया, वो उठा और अपना कोट पहनने लगा। फाइल्स की तरफ इशारा कर शौर्य ने कहा, इसे लो और मेरे साथ चलो। क्या हम भी मीटिंग में जाएंगे? सेक्रेटरी हो ना मेरी, तो जहां मैं जाऊंगा तुम्हें भी वहां जाना होगा, शौर्य ने कहा और चला गया। दुआ ने फाइल्स उठाए और पर पटकते हुए शौर्य के पीछे जाते हुए बोली, शैतान है ये, शैतान कहाँ फंस गए हम। दुआ की ये बात शौर्य ने भी सुनी थी। वो धीरे से दुआ की बातों पर मुस्कुराया। दुआ को परेशान करने में शौर्य को मजा आने लगा था। अब वो जानबूझकर उसे छेड़ता था। एसएसआर कॉरपोरेशन से 1 घंटे की दूरी पर बना सनसाइन होटल में फॉरेन क्लाइंट के साथ शौर्य की मीटिंग थी। दुआ को न चाहते हुए भी शौर्य के साथ उसकी कार में जाना पड़ा। कार में बैठते ही दुआ को जयपुर से दिल्ली वापस आने वाली रात याद आ गई। वो शौर्य के कंधे पर कैसे सर रखकर सो रही थी। दुआ को पल याद आते ही उसने अपनी पलकें झुका ली। शौर्य अपने टैब में काम कर रहा था। उसकी नज़र बीच बीच में दुआ पर पड़ रही थी। कुछ ही देर में वो लोग होटल सनशाइन में पहुंच गए थे। मीटिंग टॉप फ्लोर के वीआईपी रूम में होनी थी। शौर्य लिफ्ट में गया और जैसे ही बटन प्रेस करने को हुआ तभी लोगों का एक झुंड लिफ्ट में एंटर हुआ। शौर्य दुआ के साथ पीछे होकर खड़ा हो गया। लिफ्ट बंद हुई और फर्स्ट फ्लोर पर रुकी। कुछ और लोग लिफ्ट में एंटर हुए। लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि उनकी बॉडीज आपस में टच होने लगी थी। शौर्य ने देखा दुआ अनकंफर्टेबल फील कर रही है। एक लड़का पीछे होते हुए दुआ से टच होने ही वाला था कि तभी शौर्य दुआ के सामने आते हुए दोनों हाथ लिफ्ट की दीवार पर इधर उधर रखते हुए दुआ को घेर कर खड़ा हो गया। उसकी दुआ को कोई छुए भला, शौर्य ऐसा कैसे होने देता। तो शौर्य ने दुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया। दुआ ने गर्दन ऊपर कर शौर्य को देखा जो सामने की तरफ देखा रहा था, पर दुआ की नज़र शौर्य को देख रही थी। आपको क्या लगता है ये सब करके आप हमारे दिल में अपनी जगह बना लेंगे? नहीं मिस्टर शौर्य, ऐसा कभी नहीं होगा, दुआ ने मन ही मन खुद से कहा और चुपचाप खड़ी रही। टॉप फ्लोर को आने में अभी टाइम था। शौर्य ने पीछे मुड़ते हुए देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे होटल के सभी लोग इस लिफ्ट में घुस गए हों। 10वें फ्लोर पर लिफ्ट ओपन होते ही एक और शख्स अंदर आया। उसके आते ही लिफ्ट में पहले से खड़े लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। धक्का पड़ने पर शौर्य जो दुआ से डिस्टेंस मेंटेन किए खड़ा था वो दुआ के करीब हो गया। दुआ का चेहरा शौर्य सीने में धंस गया। शौर्य को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी भी क्या जल्दी है, लिफ्ट के वापस आने का वेट नहीं कर सकते थोड़ी देर ये लोग? शौर्य ने मन ही मन खुद से कहा। धक्के का असर कुछ ऐसा था, ना चाहते हुए भी शौर्य ने दुआ को दबा दिया था। दुआ ने घुटी घुटी आवाज में कहा, सर प्लीज थोड़ा स्पेस दीजिए, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। शौर्य ने अपने मुड़े हाथों को सीधा करते हुए थोड़ी जगह बनाई। क्या अब तुम ठीक हो? शौर्य ने पूछा। हाँ, दुआ ने धीरे से कहा। दुआ पसीने से पूरी भीग गई थी। शौर्य के पहले के जैसे पोजीशन में खड़े होने से सबसे आगे खड़े आदमी का मुंह लिफ्ट के दरवाजे से चिपक गया। जब 15वें फ्लोर पर लिफ्ट ओपन हुई तो वो आदमी बुरी तरह गिर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लिफ्ट में से उसे लोगों ने लात मारकर बाहर निकाला हो। कुछ लोगों के निकल जाने पर थोड़ी जगह हो गई। अब सब ठीक से खड़े हो गए। शौर्य भी दुआ के सामने से हटकर उसके बगल खड़ा हो गया। शौर्य भी पसीने में भीग गया था। दुआ अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी। 20वें फ्लोर पर लिफ्ट पूरी खाली हो गई। अब सिर्फ दुआ और शौर्य ही बचे थे। लिफ्ट बंद हुई और जैसे ही थोड़ा ऊपर गई कि लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और वो बीच में ही अटक गई। ये क्या हो गया? अब हम बाहर कैसे जाएंगे? दुआ ने डरते हुए कहा। डोंट बी पैनिक, लिफ्ट में कोई टेक्नीशियन प्रॉब्लम हुई है, ठीक हो जाएगी, शौर्य ने दुआ को समझाते हुए कहा। दुआ को अंधेरे से डर नहीं लगता था, पर सिर्फ अपने रूम में। अगर वहीं अंधेरा कहीं और दिखता तो दुआ डर जाती थी। लिफ्ट में पूरी तरह अंधेरा हो गया था। शौर्य समझ गया था दुआ अंधेरे से डर रही है, सो उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। दुआ लिफ्ट के कोने में दुबक कर खड़ी थी। दुआ, थोड़ी देर में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, डरो मत, मैं हूं ना, शौर्य ने कहा। आप है इसलिए तो और डर लग रहा है, दुआ ने मन ही मन खुद से कहा। तभी लिफ्ट अचानक से नीचे जाने लगी। झटका लगने पर शौर्य के हाथ से उसका फोन गिर गया और फ्लैश लाइट ऑफ हो गई। एक बार फिर लिफ्ट में अंधेरा हो गया। लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो लिफ्ट में
भूकंप आ गया हो शौर्य जिसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो वहीं दुआ की हालत खराब हो गई थी। दुआ खुद ही उस कोने से निकलकर शौर्य के पास आ गई और उसके सीने में चेहरा छुपाकर उसकी बाहों में सिमट कर खड़ी हो गई। शौर्य को अचानक ही दुआ की 2 दिन पहले कहीं बात याद आ गई। ऐसा कभी नहीं होगा, हम आपके करीब कभी नहीं आएंगे। शौर्य को बात याद आते ही दुआ की अभी की सिचुएशन को देखकर वो खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। शौर्य बहुत धीरे से मुस्कुराया। उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो स्माइल कर रहा है। दुआ के खुद ही करीब आने पर शौर्य ने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ बांधते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वो खुश था दुआ के इतने करीब आने से, तो वहीं दुआ डर से शौर्य की बाहों में कांप रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की हुई थीं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकी पर ओपन नहीं हुई। ग्राउंड फ्लोर पर जाते ही लिफ्ट में लाइट भी आ गई। जैसे ही दुआ ने रोशनी को महसूस किया, दुआ ने आंखें खोली। खुद को शौर्य के इतने करीब उसकी बाहों में देख कर दुआ जल्दी से शौर्य से दूर हुई। सो सॉरी, वो हम गलती से हम डर गए थे। दुआ को एहसास था कि वो खुद ही शौर्य के करीब गई थी, इसीलिए उसने दूर होते ही शौर्य से सॉरी कहा। शौर्य ने शरारती अंदाज में कहा, इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं। तुम चाहो तो ऐसी गलती बार बार दोहरा सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। शौर्य की बात पर दुआ का मन किया वो एक बड़ा सा पत्थर उठाए और उसे शौर्य के सर पर मार दे। शौर्य को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए दुआ ने कहा, जहर लगते हैं आप हमें जब ऐसी बातें करते हैं। कभी इस जहर को खाने के बारे में भी सोचना, प्रॉमिस डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, शौर्य ने कहा और लिफ्ट से निकल गया। शौर्य की बातों पर दुआ सोचने लगी। जैसे ही उसे शौर्य की बातों का मतलब समझ आया, दुआ ने गुस्से में पैर पटकते हुए लिफ्ट से बाहर आ गई। राज और होटल का मैनेजर दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े थे। मैनेजर ने शौर्य को देखते ही सर झुकाते हुए उससे माफी मांगा। ऐसी गलती पर शौर्य तो मैनेजर की जान ही ले लेता, पर ये गलती दुआ को उसके करीब ले आई थी। इसी वजह से शौर्य ने मैनेजर को बिना सजा दिए ही छोड़ दिया। दुआ गुस्से से पैर पटकते हुए शौर्य को एक नजर देखकर आगे बढ़ गई। शौर्य उसे इतना गुस्से में चलता देख मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दुआ को छेड़ने में, उसे परेशान करने में अब शौर्य को मजा आ रहा था। उसने वो बातें भी दुआ को परेशान करने के लिए कही थी। राज शौर्य के पीछे पीछे चल रहा था। राज ने शौर्य के बराबर में आते हुए गुनगुनाया, हम तुम एक लिफ्ट में बंद है और लिफ्ट खराब हो जाए। शौर्य ने राज पर एक गहरी निगाह डाली। राज ने डरते हुए कहा, अरे भाई ये गाना है, याद आ गया तो गाने लगा। इतना टाइम कैसे लगा? शौर्य ने पूछा। तेरा मैसेज मिलते ही मैनेजर को सीधा पढ़कर ले आया। तेरे दर्शन करवाने पर तूने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, राज ने कहा। शौर्य ने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करते टाइम ही राज को एक मैसेज सेंड कर दिया था। वो सभी होटल के टॉप फ्लोर पर थे जहां मीटिंग हो रही थी। वो एक बहुत बड़ा रूम था। उस रूम की 2 दीवार ग्लास वॉल की थी। शौर्य ने फॉरेन क्लाइंट से हाथ मिलाते हुए उसे ग्रीट किया। राज ने भी उनसे हाथ मिलाते हुए उन्हें ग्रीट किया। फॉरेन क्लाइंट की नज़र अब दुआ पर थी। उनमें से एक ने दुआ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। ये देखकर शौर्य की भौहें तन गई। इससे पहले कि दुआ हाथ आगे बढ़ाती, उससे पहले ही शौर्य ने उस आदमी के हाथ में अपना हाथ दे दिया। राज ये देखकर धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन खुद से कहा, पोसेसिव डेविल। तो वहीं दुआ शौर्य के ऐसे करने से उसे घूर कर देख रही थी। सिचुएशन को और ऑकवर्ड ना करते हुए राज ने मीटिंग शुरू की। मीटिंग शुरू हुए अभी आधा ही घंटा हुआ था, तभी मीटिंग के बीच ही दुआ का फोन रिंग हुआ। दुआ अपना फोन साइलेंट करना भूल गई थी। दुआ ने सबसे एक्सक्यूज करते हुए अपना फोन पर्स से निकाला और फोन लेकर साइड में चली गई। कॉल उसके घर से था। दुआ ये देखकर जल्दी से कॉल रिसीव कर बातें करने लगी। इधर शौर्य काउच पर तन के बैठा था। राज एक्सप्लेन कर रहा था। तभी एक गोली ग्लास वॉल को चीरकर आई और टेबल पर रखे वाश पर लगी वाश टूटकर बिखर गया। आवाज सुनकर फोन पर बात कर रही दुआ ने पलट कर देखा। टेबल पर रखा वाश टूटकर बिखरा हुआ था। दुआ सोचते हुए खुद से कहने लगी, ये टूटा कैसे? शौर्य ने ये सब देखकर अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। इससे पहले कोई कुछ कहता या रिएक्ट करता, शौर्य ने अपनी ठंडी नजरों से राज को देखा। राज तो अभी शॉक में था, पर शौर्य की उसकी तरफ देखते ही राज उसका इशारा समझ गया। वो जल्दी से उठा और दुआ के पास आकर कहा, हम नीचे चलकर कार में शौर्य का वेट करते हैं, मीटिंग बस वो वही होने वाली है।
दुआ ने हम्म कहा और राज के साथ चली गई। दुआ के रूम से निकलते ही फॉरेन क्लाइंट में से एक आदमी उठकर बोला, व्हाट इज हैपनिंग हियर शौर्य। जैसे ही उस आदमी ने ये कहा तभी एक गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई। अटैकर के गन पर साइलेंसर लगा था, इसलिए गोली चल कहां से रही है पता नहीं चल पा रहा था। शौर्य का गुस्सा अब उसकी कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। उसने अपनी 2 रंग वाली आंखों को चारों ओर घुमाया और अपने कमर से गन निकालकर सामने वाली बिल्डिंग के टेरेस पर निशाना साध दिया। वाटर टैंक पीछे छुपा आदमी जैसे ही फायरिंग करने के लिए सामने आया, शौर्य के गन से निकली गोली उसके सर पर जा लगी। शौर्य ने इसी तरह एक एक कर सभी शूटर्स को मार दिया। वो फॉरेन क्लाइंट जो शौर्य के साथ मीटिंग कर रहे थे, ये सब देखकर वो इतना डर गई कि सब अपनी जान बचाने के लिए एक एक कोना पकड़ कर खड़े हो गए। वो आदमी जो गोली के छू जाने से जख्मी हो गया था, वो टी टेबल के पास ही नीचे गिरा था। शौर्य ने उन सभी शूटर्स को शूट किया और बिना किसी से कुछ कहे गन वापस अपनी कमर में टांगते हुए रूम से बाहर आ गया। शौर्य ने कार का डोर ओपन किया तो दुआ आराम से पीछे बैठी अपना फोन चला रही थी। शौर्य दुआ से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। शौर्य के बैठते ही कार स्टार्ट हो गई। राज आगे बैठा था, ड्राइवर के बगल में उसकी नज़र बैक व्यू मिरर में थी। राज ने कार के बैक व्यू मिरर में देखा ब्लैक कॉलर की स्कॉर्पियो उनका पीछा कर रही है। राज ने मैसेज सेंड कर शौर्य को बता दिया। शौर्य राज का मैसेज पढ़ने के बाद दुआ को देखने लगा जो अभी भी अपने फोन में लगी थी। शौर्य किसी से डरता नहीं था, पर अभी उसे दुआ की सेफ्टी की चिंता थी। वो नहीं चाहता था उसके दुश्मन जो उसकी जान लेना चाहते हैं उन्हें दुआ के बारे में पता चले। वो जानता था अगर उन लोगों को दुआ के बारे में थोड़ी सी भनक लगी तो उनके निशाने पर सबसे पहले दुआ होगी। शौर्य दुआ को देखते हुए ये सब सोचे जा रहा था। दुआ जिसका सारा ध्यान अपने फोन में था, उसे अपने ऊपर शौर्य की नजरों की गर्माहट का एहसास हुआ। दुआ ने झुकी पलकों को धीरे से ऊपर किया तो उसकी आंखें से शौर्य की आंखों से जा मिली। दुआ ने शौर्य को घुर फिर भौहें उचकाते हुए नजरों से ही सवाल किया। शौर्य उसकी नजरों के सवाल का जवाब देते हुए बोला, देख रहा हूँ कितनी बेकार लग रही हो तुम, सुबह नहाकर नहीं आई थी क्या। शौर्य की इस बात ने दुआ के गुस्से की आग में घी डालने जैसा काम किया। दुआ गुस्से से नाक फुलाते हुए बोली, अगर ये मजाक है तो बहुत गंदा मजाक करते हैं आप। हम रोज नहाते हैं, पर मुझे तो तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है। कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप, हमें तो नहीं आ रही है। क्यों राज, तुझे भी आई नाराज। शौर्य का प्लान समझ गया था उसने। शौर्य की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ दुआ आ तो रही है। आई थिंक तुम्हें ड्रेस चेंज करनी चाहिए। दुआ उन दोनों की बातें सुनकर उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अचानक उसके अंदर से स्मेल कैसे आने लगी। दुआ ने एक बार खुद को देखा और मन ही मन खुद से बोली, पर हमें तो नहीं आ रही स्मेल, पर ये दोनों कह रहे हैं तो आ ही रही होगी। पर अब हम करें क्या। कार एक मॉल के बाहर आकर रुकी। शौर्य ने कहा, जाओ कुछ अच्छा सा लेकर चेंज कर लो। पर हम कैसे, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शॉपिंग कर सके। दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये मॉल हमारा ही है। राज ने दुआ की बातों पर कहा, अरे तो आपका है ना, हमारा थोड़ी ना है जो हम बिना पेमेंट किए शॉपिंग करेंगे। शौर्य दुआ को जल्द से जल्द खुद से दूर करना चाहता था और दुआ आर्ग्यूमेंट करने पर लगी थी। शौर्य फ्रस्ट्रेटेड होकर दुआ के करीब आकर उसके ऊपर थोड़ा झुक गया। शौर्य ने ये इतनी तेजी से किया, दुआ को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शौर्य का चेहरा दुआ के चेहरे एकदम क्लोज था। शौर्य की सांसें दुआ की सांसों में घुल रही थी। दुआ एक टक शौर्य की आंखों में देख रही थी। ये क्या कर रहे हैं आप, दूर रहिए हमसे। दुआ ने डरते हुए शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे जुड़ी सभी चीजों पर तुम्हारा हक है, अब जाओ जल्दी से चेंज कर लो। ठीक है जा रहे हैं हम, पर हम आपको पैसे दे देंगे, आपकी किसी भी चेंज पर हमारा हक ना कभी था न होगा। बोलते हुए दुआ कार का डोर ओपन करने लगी। शौर्य डोर को वापस बंद करते हुए कहा, उधर से नहीं इधर से जाओ। दुआ ने झुंझलाते हुए कहा, हम इधर से कैसे जा सकते हैं, आप बैठे हैं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। शौर्य ने दुआ को चिढ़ाते हुए कहा। दुआ शौर्य की बातों और उसकी हरकतों से फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। वो शौर्य से दूर जाना चाहती थी। शौर्य ने जानबूझकर फिर से कार का पार्टीशन कर दिया था। राज कार से निकलकर बाहर दुआ का वेट करने लगा। उसकी नज़र पीछा करने वाली कार पर भी थी जो अभी उसे नहीं दिख रही थी।
दुआ शौर्य को घूरते हुए उठी और जाने लगी। दुआ की नज़र शौर्य पर ही थी। वो अपनी कंजी आंखों से उसे घूर रही थी कि तभी आगे बढ़ते हुए शौर्य के जूते में उसका पैर फंस गया। दुआ शौर्य के गोद में जा गिरी। शौर्य धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम एक ही दिन में 2 बार मेरे करीब आई हो अपनी मर्जी से। मर्जी नहीं, मजबूरी से, और अभी आपकी गलती से। बोलते हुए दुआ उठने लगी तो शौर्य ने उसकी बाहें पकड़ उसे वापस अपनी गोद में बैठाते हुए उसे बाहों के घेरे में लेते हुए दुआ के कंधे पर अपनी ठुड्डी रखते हुए कहा, अब मैं तुम्हें छूंगा क्योंकि तुम खुद से मेरे करीब आई हो। शौर्य की गर्म सांसें दुआ को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसने मन ही मन खुद से कहा, कहाँ फंस गई दुआ। अभी तो आपको हमारे अंदर से स्मेल आ रही थी और अब क्या अचानक से खुशबू आने लगी। बोलते हुए दुआ ने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य जिसका चेहरा पहले ही दुआ के कंधे पर था, दुआ के अचानक उसकी ओर मुड़ने से दोनों की नाक टकरा गई। दुआ जिसका दिल जोरों से धड़क रहा था, वो शौर्य से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। शौर्य आंखों में शरारत भरे उसे देख रहा था। दुआ ने शौर्य की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज हमें जाने दीजिए। बोलते हुए दुआ की गर्म सांसें शौर्य के होठों पर रही थी। वो उस 1 इंच के फासले को भी मिटा देना चाहता था, पर तभी शौर्य को कुछ याद आया। दुआ के ऊपर से अपनी पकड़ गीली करते हुए शौर्य ने कहा, जाओ। बोलते हुए शौर्य ने डोर को अनलॉक किया। दुआ शौर्य के गोद से उठी और अपने कपड़े ठीक करते हुए बाहर आ गई। राज ने बिना एक पल की देरी किए दुआ को लेकर मॉल के अंदर चला गया। उनके अंदर जाते ही शौर्य के कहने पर ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। शौर्य की कार एक खाली मैदान में जाकर रुक गई। शौर्य कार से बाहर आया और शर्ट की स्लीव को कोहनी तक फोल्ड किया और सिगरेट जलाकर उसके कस लेते हुए कार से टिककर खड़ा हो गया। उसका एक हाथ पेंट की जेब में था। शौर्य सिगरेट के कस ले ही रहा था कि वो दोनों कार उससे कुछ दूरी पर आकर रुकी। कार से कुछ लोग हाथों के हथियार लिए बाहर आए। उनके निशाने पर शौर्य था। उन लोगों को देखकर भी शौर्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अभी भी सिगरेट के कस ले रहा था। वो लोग शौर्य पर गन ताने आगे बढ़ रहे थे। तभी एक और कार वहां आकर उनसे कुछ दूरी पर रुकी। उस कार से अनमय बाहर आया। उसके हाथ में 2 राइफल थी। एक उसने शौर्य की तरफ उछाल दी और दूसरी उन लोगों पर तान दी। शौर्य ने होठों के बीच सिगरेट को दबाए रखा। शौर्य ने आगे बढ़ते हुए राइफल को कैच किया और उन लोगों पर चलाने लगा। इधर मॉल में क्या ले, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोलते हुए दुआ मॉल को एक्सप्लोर कर रही थी। दुआ, थोड़ा जल्दी करना, तुम्हें घर ड्रॉप करने के बाद मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। राज ने शौर्य के बारे में सोचते हुए दुआ से कहा। दुआ ने मुंह बनाते हुए कहा, सर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या ले। मेरे साथ चलो। दुआ राज के पीछे पीछे चलने लगी। राज एक स्टोर में गया और वहां काम कर रही एक लड़की से कहा, आपके इनके लिए कुछ सूटेबल ड्रेस दिखा दे। ओके सर, लड़की ने कहा और दुआ को लेकर अपने साथ चली गई। थोड़ी ही देर में उस लड़की ने दुआ को इतनी सारी ड्रेसें दिखाई। उन्हें देखकर दुआ भी सोच में पड़ गई। वो कौन सी ड्रेस खरीदे। ड्रेसों को एक नज़र देखते हुए दुआ ने कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही हमें कुछ सजेस्ट कर दे। श्योर मैम। राज ने दुआ को उसके घर ड्रॉप कर दिया और खुद विला आ गया। शौर्य और अनमय दोनों बैठे सोच रहे थे, इस बार उन पर हमला करने वाला कौन है। तभी राज ने अंदर आते हुए कहा, दुआ को उसके घर ड्रॉप कर दिया है और 2 गार्ड भी उसके घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। राज की बात सुनकर शौर्य ने आंखों में एक सवाल लिए राज की तरफ देखा तो राज ने शौर्य की सवालिया नजरों का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, वो कैजुअल ड्रेस में है। अनमय ने दोनों की बात सुनकर कंफ्यूजन में पूछा, ये दुआ कौन है। राज ने अनमय के कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहा, हमारी भाभी। क्या, अनमय ने चौंकते हुए कहा। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, भाभी ये कब हुआ। शौर्य उठकर काउंटर के पास आ गया और शराब की एक बोतल लेकर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगा। शौर्य को देखकर अभी ये कहना मुश्किल था कि अभी उसके दिमाग में चल क्या रहा है। इधर राज ने अनमय को सब बता दिया। अनमय को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था शौर्य को सच में किसी से प्यार हो गया है। क्या हार्टलेस इंसान को भी प्यार हो सकता है। अनमय के सवाल पर राज ने कहा, तुझे देखना चाहिए था जब ये दुआ के साथ होता है। इसका खड़ूस नेचर उसके सामने धुएं की तरह हवा में उड़ जाता है। राज ने कहा और शौर्य को देखते हुए हंसने लगा। तो वही शौर्य, वो तो कुछ और ही सोच रहा था। उसका ध्यान अभी भी उसी बात कर था। आखिर उसके दुश्मनों को पता कैसे चला वो मीटिंग करने होटल सनशाइन जा रहा है।
शौर्य ने ये सब सोचते हुए हाथ में पकड़ी ड्रिंक को खाली कर दिया। दुआ का घर। असद और मन्नत दोनों मनाली जाने के लिए तैयार थे। मन्नत का दिल नहीं मान रहा था दुआ और आरव को घर पर अकेले छोड़कर जाने का। दुआ ने मन्नत के मन की उलझन को समझते हुए कहा, अम्मी आप क्यों इतना सोच रही है, हम दोनों अपना ख्याल रख लेंगे, बस एक हफ्ते की ही तो बात है। हाँ अम्मी आप हमेशा हमारे बारे में ही सोचती, पर अब हम हमारे बारे में सोच लेंगे। अब आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, आपको भी तो थोड़ा क्वालिटी टाइम मिलना चाहिए, आरव ने कहा तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। तुम कब इतने समझदार हो गए? दुआ ने आंखें बड़ी किए आरव से पूछा। समझदार तो हम हमेशा से ही थे, पर आप लोग हमें तो अभी भी छोटा बच्चा ही समझते हो, आरव ने मुंह बनाते हुए कहा। असद ने दुआ के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हम आपकी जिद के आगे झुक गए हैं, इसलिए आपकी बात मानकर आपको पहली बार अकेला छोड़कर कहीं जा रहे हैं। अपना और आरव का ख्याल रखना बेटा। दुआ ने असद का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, जी अब्बू हमारी फिक्र मत करिए, हम दोनों का ख्याल रख लेंगे। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए दुआ ने आगे कहा, अब आप दोनों जाइए, आपकी टाइम हो गया है। दोनों को सी ऑफ करने के बाद दुआ और आरव अंदर आ गए और घर को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया। दोनों ने पहले लाउड म्यूजिक में खूब एंजॉय किया, फिर थक हार कर दोनों पॉपकॉर्न खाते हुए कार्टून देखने लगे। रईसजादा पैलेस। राधिका ने मीरा से पूछा, भाभी क्या शौर्य से बात की आपने? राधिका का रोज एक ही सवाल होता था, वो पिछले एक हफ्ते से मीरा से एक ही सवाल कर रही थी, क्या उसने शौर्य से सुनैना को अपने ऑफिस में काम देने की बात की या नहीं? और मीरा ना कह देती। मीरा ने शौर्य से अपनी बात मनवाने के लिए पिछले एक हफ्ते से उसने शौर्य से बात नहीं की थी। शौर्य ने अपनी माँ से बात करने के लिए उनकी शर्त को अब मान लिया था जो उन्होंने रखी थी। मीरा ने राधिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ आज शौर्य ने खुद कॉल करके कहा है वो सुनैना को अपने ऑफिस में काम देगा। राधिका ये सुनकर खुशी से मीरा को गले लगाते हुए बोली, थैंक यू भाभी। राधिका ये खबर सुनैना को सुनाने के लिए उसके रूम में चली गई। सुनैना बेड पर बैठी और अपना एक पैर टेबल पर रखकर नेल पेंट लगा रही थी। जैसे ही उसने राधिका की बात सुनी, सुनैना खुशी से उछलते हुए बोली, क्या आप सच कह रही है? हाँ ये सच है, अब तू बस ये सोच शौर्य को कैसे अपने पीछे पागल करना है, कैसे उसे अपना दीवाना बनाना है। ये सब अब आप मुझ पर छोड़ दो आंटी, मैं अब उसे अच्छे से बताऊंगी सुनैना क्या चीज है। दुआ का घर। दोनों कार्टून देखते हुए भूल गए थे, इस टाइम तक दोनों सो जाते थे। दुआ ने टाइम देखते हुए कहा, आरव 11 बज रहे हैं, चलो सोते हैं, तुम्हें कल स्कूल भी तो जाना है। थोड़ी देर और बैठते हैं ना आपा, उसके बाद चलते हैं, आरव ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम सुबह जल्दी नहीं उठोगे, चलो अब बहुत देर हो गई है। दुआ ने अपनी बात खत्म करते हुए टीवी बंद कर दिया। आरव और दुआ दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। शौर्य अपने रूम की बालकनी में खड़ा था, वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसे लिफ्ट वाला इंसिडेंट याद आ गया और वो धीरे से मुस्कुराया। शौर्य का ध्यान उसके फोन के रिंग से टूटा। शौर्य ने कॉल रिसीव कर दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनी और उसने कॉल कट करने से पहले ओके कहा और कॉल कट कर दिया। शौर्य अपना फोन लेकर और टेबल पर से कार की कीज उठाकर बाहर आ गया। दुआ का घर। दुआ अपने कमरे में बेड पर सो रही थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी, चांद की हल्की मध्यम रोशनी भी बालकनी से आ रही थी जो दुआ के चेहरे पर पड़ रही थी। दुआ उठी और आंखें बंद किए हुए ही एक हाथ से पानी का जग उठाया, फिर आंखें खोलकर उसने ग्लास उठाया। एक नज़र सामने देखकर दुआ ग्लास में पानी भरने लगी। तभी अचानक से रुक गई, जैसे उसे कुछ याद आया। दुआ जग और पानी का ग्लास वापस बेड साइड टेबल पर रखते हुए दोनों हाथों से अपनी आंख मलने लगी। आंखें मलते हुए उसने खुद से कहा, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये सपना है। दुआ वो ये करते हुए एक छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। आंखों पर से हाथ हटाकर दुआ ने सामने फिर से देखा। उसकी आंखों के सामने का नजारा नहीं बदला था। खार कर मुंह बनाते हुए रुवानी आवाज में दुआ ने कहा, आप फिर से यहाँ क्यों आए हैं? शौर्य दुआ के सामने ही काउच पर बैठा था। वो दुआ की वो सब करते देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दुआ के पूछने पर शौर्य काउच से उठा और उसके पास कर कहा, तुम्हारी याद आ रही थी? याद आ रही थी, पर हम सुबह ही तो मिले थे, दुआ ने बेड से उठते हुए कहा। शौर्य ने दुआ के नजदीक आते हुए कहा, 7 घंटे हो गए तुम्हें देखे हुए, क्या आप इसकी भी कैलकुलेशन करते हैं? बोलते हुए दुआ सोचने लगी।
फिर अचानक से जैसे उसे कुछ याद आया, उसने शौर्य की तरफ देखा। शौर्य अब उसके बहुत करीब आ गया था। दुआ ने देखा शौर्य की नजरें कहीं और ही है। उसकी नजरों का पीछा कर दुआ ने देखा शौर्य उसके नेक पर एक छोटे से तिल को देख रहा था। हमारा दुपट्टा बोलते हुए दुआ अपना दुपट्टा खोजने लगी और ढूंढ कर उसे पहनते हुए शौर्य को घूर कर देखते हुए बोली, आप चले क्यों नहीं जाते हमारी जिंदगी से। शौर्य दुआ की बात सुनकर 2 कदम पीछे हुआ और कहा, ये तो मुझसे नहीं होगा, आप अभी जाइए यहाँ से। दुआ ने फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहा, तुम्हारे घर गेस्ट का वेलकम ऐसे होता है। आप गेस्ट नहीं है, आप घोस्ट है। दुआ की बात सुनकर शौर्य मुस्कुराने लगा, फिर अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए कहा, तुम चाहती हो मैं यहाँ से चला जाऊं? हाँ प्लीज जाइए। ठीक है चला जाऊंगा, पर मुझे भूख लगी है तो अपने घर जाकर खाइए ना, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। शौर्य की इस बात पर दुआ का मन किया वो शौर्य का सर फोड़ दे। दी ग्रेट SSR के घर का राशन खत्म हो गया। व्हाट अजोक, हम जानते आप ये सब हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं आपको। बोलते हुए दुआ शौर्य के ऊपर पिलो उठाकर फेंकने लगी। ये क्या कर रही हो तुम, दुआ लग जाएगी। बोलते हुए शौर्य दुआ के पास आने लगा उसे रोकने के लिए, पर दुआ वो तो जैसे रुकना ही नहीं चाह रही थी। शौर्य ने दुआ के दोनों हाथ पकड़ लिए। दुआ उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी और तभी दोनों का बैलेंस बिगड़ा और शौर्य दुआ को लेकर बेड पर गिर गया। दुआ शौर्य के ऊपर थी। दुआ के दुपट्टे से शौर्य का चेहरा ढक गया था। शौर्य ने एक हाथ से दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाया और दुआ की कंजी आंखों में देखने लगा। दुआ शौर्य से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए हमें। शौर्य ने डेविल स्माइल दी और पलटकर दुआ के ऊपर आ गया। दुआ अब शौर्य के नीचे थी। शौर्य ने अपने होठ दुआ के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, तुम जब भी मेरे करीब आओगी तो मैं तुम्हें छूंगा। शौर्य की बातें सुनकर दुआ की आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांसें तेज हो गई। दुआ का दिल जोर से धड़क रहा था। दुआ ने खुद को शौर्य से छुड़ाने के लिए शौर्य के कान पर काट लिया। शौर्य जल्दी से उसे छोड़कर उससे दूर होते हुए बोला, ये क्या किया तुमने, इतनी जोर से क्यों काटा जंगली बिल्ली, दूर रहिए आप हमसे, क्यों बार बार हमें परेशान करते हैं हमारे करीब आकर, क्योंकि तुम मेरा सुकून हो और आप हमारी अशांति। जब जब आप हमारे आसपास होते हैं हम सुकून का एक पल भी नहीं जी पाते। प्लीज हमें परेशान करना बंद करिए। शौर्य जी चले जाइए, दुआ ने दोनों हाथ जोड़कर नम आंखों से कहा। शौर्य का ध्यान तो बस दुआ के मुंह से निकले अपने नाम पर था। आज उसे अपना बहुत अच्छा लग रहा था। शौर्य के कानों में दुआ की आवाज मिश्री घोल गई थी। शौर्य हल्का सा मुस्कुराया, आप हंस रहे हैं, कैसे इंसान है आप, हमें परेशान करके आप हंस रहे हैं। सुनाकर ही पेट भरने का इरादा है या कुछ खिलाओगी भी। शौर्य की बात पर दुआ अपने माथे पर सिकन लिए उसे देख रही थी। वो गुस्से में पैर पटकते हुए रूम से बाहर आ गई। शौर्य भी हल्की सी होठों पर मुस्कुराहट लिए उसके पीछे पीछे चला गया। दुआ गुस्से में शौर्य के लिए खाना गर्म कर रही थी। उसे पता था ये इंसान इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। उसे लगा शायद खाना खाने के बाद शौर्य यहाँ से चला जाए। शौर्य दुआ के बगल ही खड़ा था। सब जानते हुए भी उसने जानबूझकर पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है, दिख नहीं रहे, वो मनाली गए हैं। ओ हनीमून मनाने। शौर्य की बात पर दुआ ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, घूमने गए हैं। हाँ बात तो वही हुई ना, घूमने गए हैं तो साथ में। शौर्य ने इतना ही कहा था कि तभी दुआ ने अपना एक हाथ शौर्य के होठों पर रख दिया। बोलने से पहले सोचते नहीं है क्या आप हमारे फ्रेंड्स के बारे ऐसी बातें तो ना कहें, दुआ ने कहा और शौर्य की आंखों में देखने लगी। अपने मुंह पर रखे दुआ के हाथ को शौर्य ने धीरे से चूम लिया। दुआ ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और धीरे से कहा, बेशर्म इंसान, सिर्फ तुम्हारे लिए जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। शौर्य अपनी बात कहकर डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर को पीछे कर बैठ गया। दुआ ने बेमन से शौर्य को खाना सर्व किया। शौर्य ने दुआ को एक नज़र देखते हुए पूछा, तुम्हारे पापा का कोई एनिमी है क्या? शौर्य के इस सवाल पर दुआ उसे कंफ्यूजन में देखने लगी। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, पापा की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।